नमस्कार, मैं कुलदीप पूनिया आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेके आया हूं जीएनएम सेकेंड ईयर मेडिकल सर्जिकल फेस्ट के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। आप या तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। तो देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन है वो देखो। कोलेल्थियासिस क्या होता है? कोलेल्थियासिस कि ये एक गाल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन है जो दो तरह के से होता है, एक कैल्युकस और एक एकेल्युकस। ठीक है, कैल्युकस क्या होता है कि इसमें जो स्टोन बनती है वो कॉमन बील डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, इसलिए इसे कैल्युकस कोलेल्थियासिस कहते हैं। कैसे होता है कि कोलेल्थियासिस कैल्युकस में क्या होता है कि इसमें जो स्टोन बनती है वो कॉमन बाइल डक्ट में बनती है और ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, इसलिए इसको इसको कोलेल्थियासिस कैल्युकस कोलेल्थियासिस कहते हैं। इसके बाद है एकैल्युकस। तो आप देख रहे हैं इसमें कोई इन्फेक्शन की वजह से गाल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और एकैल्युकस कोलेल्थियासिस करता है। अब एकैल्युकस में क्या होगा? एकैल्युकस में स्टोन नहीं बनेगी, कोई इन्फेक्शन हो गया जो पहले हुआ हो, क्रोनिक हो, चल रहा हो या एक्यूट हो, तो इसके कारण उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। इससे इसे एकोलेल्थियासिस कहते हैं। अब इसके कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं, जैसे रिस्क फैक्टर, ठीक है, तो इसके कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं, जैसे ओबिसिटी है, यूज ऑफ एस्ट्रोजन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, रैपिड वेट लॉस है, ड्रग्स हैं कुछ। ठीक है, अब इसके कारण क्या होगा? पिगमेंट गाल स्टोन के क्या कारण हो सकते हैं? क्रोनिक हेमोडायलिसिस, क्रोनिक लीवर डिजीज, बिलियरी इन्फेक्शन। अब इसके कुछ साइन सिम्टम भी आएंगे। साइन सिम्टम क्या है? देखो, साइन सिम्टम आप देखो तो इसमें फीवर होगा, क्योंकि इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, तो फीवर आएंगे। पेन होगा, नोजिया इंडाइजेशन होगा, फीलिंग प्रेशर इन राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन होगा, मसल्स ग्रेजुटी होगा राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन में। मोर्फी साइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोर्फी साइन ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ब्लीडिंग टेंडरनेस होगी। ठीक है, अब इसके कुछ डायग्नोसिस भी हैं। आप कैसा पता करेंगे? तो डायग्नोसिस की बात करूं तो डायग्नोसिस बाय कोलेल्थियासिग्राफी, यूएसजी, बिलरी लेवल देखना पड़ेगा आपको, इंक्रीज डब्ल्यूबीसी मिलेगी। अब मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट देखो आप, इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या आपको देना पड़ेगा? कोनेन डिऑक्सीकोलिक एसिड देने पड़ेगी, सर्जरी करनी पड़ेगी, कोलिडोस्कोपी, कोल एंजियोग्राफी, ये इसके मैनेजमेंट है। अब इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है कि पेशेंट को पर्याप्त आहार आराम देना पड़ेगा, आईवी लाइन देनी पड़ेगी, उसका आईक्यू इसका इन वो चार्ट मेंटेन करेगा, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना पड़ेगा। अब दूसरा पर्सन है वो डायलिसिस पर है। ठीक है, कि डायलिसिस क्या होता है? तो डायलिसिस एक ब्लड को फिल्टर करने की विधि है। तो डायलिसिस देखिए, डायलिसिस क्या होता है? ये एक ब्लड को फिल्टर करने की विधि है, जिसमें ये एक ब्लड को फिल्टर करने की विधि है। इसमें क्या होता है कि लंबे समय तक या तो लीवर की डिजीज़ हो, लंबे समय तक गुर्दे की बीमारी हो, ठीक है, तो इसलिए आपकी किडनी है उसे फिल्टर नहीं कर पाएगी, और ब्लड को फिल्टर करने का काम क्या कौन करती है? किडनी करती है। यदि किडनी अपना काम नहीं कर पाएगी तो वो ब्लड फिल्टर नहीं होगा और विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती है इससे। तो ये लाइफ एक सेविंग मेथड होता है डायलिसिस। डायलिसिस दो प्रकार का होता है। अब डायलिसिस के दो टाइप हैं। वो कौन कौन से टाइप है? एक तो पेरिटोनियल डायलिसिस,
ठीक है। पेरिटोनियल का डायलिसिस क्या होगा, इसमें एक पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होगा, एक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन लेते हैं, वो पेट के अंदर डाला जाता है, यानी पेरिटोनियल कैविटी में डाला जाता है और उसमें एक प्लग लगाकर और उसको कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकंडों के लिए, कुछ मतलब 20-25 मिनट के लिए उसको छोड़ देते हैं। और जो वहाँ पर इसलिए पेरिटोनियल डायलिसिस इस प्रोसेस पर काम करता है कि हमारे पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में, पेरिटोनियल कैविटी में अनेक छोटी छोटी कैपिलरी होती हैं जो फिल्टर का काम करती है। तो वो पेरिटोनियल में फ्लूइड डालने के बाद वो फिल्टर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है हीमोडायलिसिस। अब हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि इसमें रोगी को एक डायलाइजर पंप के द्वारा उसकी एक वेन और आर्टरी उसमें ग्राफ्टिंग की जाती है, ठीक है। उसके अंदर एक कैनुला डाला जाता है, आर्टरी से वो ब्लड उस डायलाइजर पंप में जाता है और वेन से वापस आ जाता है, तो इसे हीमोडायलिसिस कहते हैं। अब इसके कुछ लाभ और हानियाँ भी हैं, जैसे मृत्यु दर भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। अब हानि क्या है, इसमें व्यक्ति मंद जाता है। देखो अपने आप में वो कुछ काम है वो उसको करने नहीं दिया जा सकता, उसको खाली बेड रेस्ट दिया जाता है। थोड़ी तकनीक की कम है, जैसे इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसे डायलाइजर मशीन में जाएगा तो इन्फेक्शन हो सकता है ब्लड में, जटिल प्रक्रिया है। रक्त की ज़्यादा आपूर्ति देनी पड़ेगी आपको। इसके बाद कुछ नर्सिंग देखभाल भी है, जैसे पेशेंट को जो फिस्टुला और ग्राफ्ट किया जाता है उसको सावधानीपूर्वक निरीक्षण करते रहेंगे, सभी ड्रग्स है वो एडमिनिस्ट्रेशन करते रहेंगे, मरीज की दर्द व असुविधा को असेस करेंगे, पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन को असेस करेंगे, सभी उसको फूड देंगे डॉक्टर के अकॉर्डिंग, और ठीक है, हेल्थ एजुकेशन देंगे। तो आगे भी क्वेश्चन है, आगे है अस्थमा। अब अस्थमा क्या होता है, आपको पता है कि एयरवे का इन्फ्लामेशन है, जिसमें क्या होता है, एक एयरवे की एलर्जन के प्रति हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, जिससे म्यूकोसा में एडिमा अधिक मात्रा में म्यूकस आता है, तो इसे ही अस्थमा कहते हैं। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, एलर्जी हो सकता है, सबसे मोस्ट कॉमन इसका कोज होता है वो एलर्जी होता है। देखो मोस्ट कॉमन कोज एलर्जी होता है। इरिटेट करने वाले जैसे ग्रेस है, वीड है, पोल्यूशन है, डस्ट है, और अत्यधिक व्यायाम करने से भी अस्थमा हो सकता है। तनाव है, बांधक तीव्रता है, कुछ ड्रग्स है। अब इसके साइन सिम्टम क्या हो गए, देखिए साइन सिम्टम देखिए आप कि आपको कफिंग होगी, विद और विदाउट म्यूकस प्रोडक्शन हो सकता है, या तो कफ आ सकता है या नहीं भी आ सकता है। सांस लेने में तकलीफ होगी, सांस में सीटी जैसी आवाज़ आएगी, विजिंग साउंड जिसे कहते हैं। रात को मॉर्निंग को ज़्यादा खांसी आएगी, खुजली होना, हल्की सूजन होना, छाती में दर्द होना। इस एक्सपायरेशन की अवधि है, वो लिमिट है, वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इसकी डायग्नोसिस टेस्ट क्या है, तो डायग्नोस्टिक है स्पिरोमेट्री, एबीजी, चेस्ट एक्सरे, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, पीएफटी, अस्कल्टेशन ऑफ ब्रीथ। अब देखते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, इसको ब्रोंक्योडाइलेटर दे देना पड़ेगा, जैसे साल्बुटामोल है, एड्रेलिन है, ठीक है, थियोफेलिन है, कोर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन है। एंटीबायोटिक जैसे इन्फेक्शन की वजह से है तो एम्पिसिलिन दे देंगे, टेट्रासाइक्लिन दे देंगे, और नेबुलाइजर करना पड़ेगा आपको। अब इसमें कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, मरीज को इमीडिएट नर्सिंग देखभाल अस्थमा के एपिसोड पर निर्भर करता है। तो इसको ब्रीथ साउंड को असेस करते रहेंगे, वाइटल साइन चेक करते रहेंगे, पल्स ऑक्सीमीटर उसका देखते रहेंगे। किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर करने से पहले एलर्जी को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि अस्थमा का मरीज है एलर्जी के प्रति ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसको कुछ हेल्थ एजुकेशन देने पड़ेगी, जैसे परिजनों को इसके बारे में, इसके रिस्क फैक्टर से किस होता है, क्या करना है, वो क्या परहेज रखना है, सब के बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद है आपको नमूनिया।
अब ये क्या होता है निमोनिया, फेफड़ों में संक्रमण जो विभिन्न सूक्ष्म जीवों द्वारा लंग्स की फ्रेंचाइमा लेयर का इन्फेक्शन होता है। अब होता क्या है कि एक निमोनिया और अस्थमा अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो निमोनिया में क्या होता है, ये एक लंग्स की फ्रेंचाइमा लेयर का इन्फ्लामेशन है जो विभिन्न कारणों से हो सकता है, जैसे जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस एयूरियस, हीमोफिलिस इन्फ्यूजा सीडोमोनास, वायरस है, कुछ इन्फ्लुएंजा वायरस है, एडिनो वायरस है, माइकोप्लाज्मा है, फंगस है, प्रोटोजोआ है। अब इसके साइन सिम्टम देखो, फीवर होगा क्योंकि बैक्टीरिया है, वायरस है, उसका कारण है। चिली हो गया यानी कपकपी होगी, स्वेटिंग होगा, चेस्ट पेन होगा, सांस में तकलीफ होगा, बलगम सहित खांसी आएगी, कमजोरी होगी, सिर दर्द होगा, कन्फ्यूज़न भी होगा, ठीक है। हीमोपोटेसिस कफ इस ब्लड आएगा आपको, डल साउंड आएगी। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, चेस्ट एक्सरे, ब्रोंकोस्कोपी, स्पुटम कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट, एबीजी, सीबीसी, मंटेक्स टेस्ट। अब इसका मेडिकल मैनेजमेंट देखिए, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, आप तो पेनिसिलिन दे सकते हैं, इरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, एम्पिसिलिन दे सकते हैं, आई फ्लूइड देना पड़ेगा, एंटीपायरेटिक देनी पड़ेगी, स्टेरॉइड देनी पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट में है, जैसे एयरवे है उसका साफ रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। स्पुटम सैंपल समय समय पर चेक करवाने पड़ेंगे, सक्शनिंग करनी पड़ेगी टाइम टाइम पर, और प्रोटीन युक्त डाइट देंगे, तो मरीज के सारे रिकॉर्ड चेक करते रहेंगे, ओरल हाइजीन, प्रिस्क्राइब मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस। तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस क्या होता है, जब इनटेक्स और आउटपुट, जब इनटेक ज़्यादा या आउटपुट कम, या अथवा इनटेक कम आउटपुट ज़्यादा हो जाए तो फ्लूइड इनबैलेंस कहलाता है। ये दो प्रकार से होता है, ओवर हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। अब ओवर हाइड्रेशन में क्या है कि ओवर हाइड्रेशन में हाई इनटेक फ्लूइड मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट, ठीक है। को क्या कारण हो सकते हैं, कॉन्जेक्टिव हार्ट फेलियर, कॉन्जेक्टिव किडनी फेलियर, डिक्रीज हीमोग्लोबिन। अब डिहाइड्रेशन क्या है कि इसमें फ्लूइड है वो कम मात्रा में लेते हैं, इसलिए डिहाइड्रेशन हो जाता है, जैसे वाटर इवापोरेशन ऑफ बॉडी, परफ्यूजन, स्वेटिंग, फीवर, डायरेटिक का अधिक प्रयोग, वोमिटिंग, डायरिया, ठीक है। इसके बाद इसके साइंस सिम्टम क्या है, तो साइंस में ड्राई स्किन है, वेट लॉस है, ओलिगोयूरिया है, ड्राई कलर यूरिन है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये तीनों ही जरूरी हैं। इनका कम या ज़्यादा होना इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कहलाता है। इनके साइंस नर्सिंग असेसमेंट करना पड़ेगा, आपको डायग्नोसिस करना पड़ेगा। इसी प्रकार है इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन कैसे होता है, क्या होता है कि किसी इंजरी, इन्फेक्शन या फिजिकल एजेंट के प्रति टिश्यू की तुरंत प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स इन्फ्लामेशन कहलाता है। यह पेन, हीट, रेडनेस, स्वेटिंग, लॉस ऑफ फंक्शन अफेक्टेड पार्ट के द्वारा प्रदर्शित होता है। अब इसके दो टाइप कहते हैं, अक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रोनिक, दो प्रकार का होता है, ठीक है। अक्यूट में रेडनेस, स्वेलिंग होगी, और क्रोनिक में अब्सेस फॉर्मिंग होगी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, ठीक है। अब इसके स्टेज, दो स्टेज होते हैं, तीन स्टेज होते हैं, टर्मरिक है, डिस्ट्रैक्शन है। अब है लीवर सिरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस में क्या होता है कि लीवर की एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज है जो फाइब्रोसिस एंड न्यूडल्स के द्वारा करेक्टाइड होती है। ये लीवर इन्फेक्शन व इन्फ्लामेशन के कारण बनते हैं। इट इज ए एक्यूट कंडीशन, ठीक है, एक्यूटली होती है लीवर सिरोसिस। अब इसके कारण क्या है, जैसे एल्कोलिज्म है, लिपिडोफैटिक फैक्टर है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी है, हेपेटोटॉक्सिक ड्रग है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, बेलरी ऑब्स्ट्रक्शन है, डायबिटीज़ है, इन्फेक्शन ऑफ लीवर है, ग्लूकोगोन स्टोरेज डिजीज़ है, इम्यून फैक्टर है। अब इसके साइन सिम्टम, एब्डोमिनल पेन होगा, एनोरेक्सिया होगा, नोजिया, वॉमिटिंग होगा, एडिमा होगा, वीकनेस, वेट लॉस, हेमेटोमेसिस, मिलेना, ब्लड इन स्टूल, ठीक है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, एमेनोरिया, ये फीमेल में होगा, लैस ऑफ लिविडो, ठीक है, एब्डोमिनल डिस्ट्रैक्शन, स्पिंडर एंजियोनोमा, जॉन्डिक्स होगा,
एनीमिया होगा, फीवर होगा, साइनोसिस होगा। इसके बाद है कुछ डायग्नोसिस क्या कैसे करेंगे, सीरम एग्जामिनेशन, लेस ऑफ फंक्शन टेस्ट, प्रोटीन लेवल, ठीक है, यूएसजी, यूरिन टेस्ट, लीवर बायोप्सी, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह आपको वो करवानी पड़ेगी। अब इसका मेडिकल मैनेजमेंट देखो आप, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी देनी पड़ेगी, एजिथ्रोमाइसिन, केटामाइसिन आपको दे सकते हैं, डायरेटिक देनी पड़ेगी, कोगुलेशन थेरेपी देनी पड़ेगी, आईवी थेरेपी देनी पड़ेगी, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करना पड़ेगा आपको, या तो पोर्टो वेन सेंट बना दोगे या स्प्लिनोटॉमी कर दोगे, लीवर ट्रांसप्लांट कर दोगे। तो डाइट मैनेजमेंट भी आपका हाई कैलोरी कार्बोहाइड्रेट डाइट देनी पड़ेगी, लो प्रोटीन देनी पड़ेगी। याद रखना हमेशा भी लीवर के केस में आपको लो प्रोटीन डाइट ही देनी पड़ती है। विटामिन ए डी की ई डाइट देंगे, अल्कोहलिज और स्मोकिंग को बंद करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट आपको पता है, आप देख लेना। इसके बाद है डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक क्लिनिकल सिंड्रोम है जो इसमें इंसुलिन के स्त्रावन या कम प्रभावी होने की स्थिति में शरीर में मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है तथा हाइपरग्लाइसीमिया की स्थिति उत्पन्न होती है। डायबिटीज़ एक क्रोनिक डिजीज़ है। इसका इलाज सिर्फ आपको परहेज करने पड़ते हैं, जीवन भर ये बना रहता है, सिर्फ नियंत्रित किया जा सकता है, सो परमानेंट ठीक नहीं किया जा सकता। अब इसके 3 है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन होते हैं, जो पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, ये 3 कार्डिनल साइन होते हैं, ठीक है।